So today we are going to do some very important notifications and circulars which has been issued by CBDT और ICI ने भी उसे इनकॉर्पोरेट किया है। देखो एक चीज याद रखना, इन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे 50 नोटिफिकेशन आती है और 50 सर्कुलर और 50 रूल्स। अगर आप हर महीने का डेटा कलेक्ट करते बैठो तो हर महीने एक किताब बन जाएगी, उतना सर्कुलर नोटिफिकेशन आता है। बट इंस्टीट्यूट सारे एग्जाम में नहीं कवर करती है, वो लोग उसमें से जो रेलेवेंट होते हैं वही कवर करते हैं, ठीक है। तो दैट्स द रीजन वी हैव टू वेट फॉर द रेलेवेंट वंस एंड वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस कि अब क्या रेलेवेंट है। नाउ आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो आज हमारा होने वाला है वो होने वाला है ऑनलाइन गेम्स पे डिस्कशन, ठीक है। हमने इस पे चर्चा की थी लेकिन कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर पाए थे हम तभी, क्योंकि हमारे पास तभी प्रोविजन नहीं था। ऑनलाइन गेम से रिलेटेड पहले मैं कुछ बातें बोलता हूं जो हमने पहले चर्चा की थी। आप में से अगर कुछ लोगों ने टीडीएस का लेक्चर नहीं बैठे हो पहले तो भी चिंता मत करो, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इवन इफ यू हैव नॉट अटेंडेड टीडीएस अर्लियर तो भी आपको समझ आ जाएगा। ऑनलाइन गेम्स का जो टीडीएस है ना, टीडीएस मेन टारगेट टीडीएस है। यहां पर टीडीएस के अंदर अमेंडमेंट है मेन। ऑनलाइन गेम का टीडीएस टिल लास्ट ईयर, दैट इज टिल फाइनेंशियल ईयर कौन सा 22-23 22-23 फाइनेंशियल ईयर तक ऑनलाइन गेम का टीडीएस कटता था सेक्शन 194 बी में। अब आप बोलोगे सर 194 बी कौन सा सेक्शन है? ये वही सेक्शन है जिसमें आप लॉटरी का टीडीएस काटते हो, क्रॉसवर्ड का टीडीएस काटते हो, पजल का टीडीएस काटते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। केबीसी में अगर कोई खेलता है तो उसका भी टीडीएस यही कटता है। अब अगर मोटे मोटे तौर पे आपको अगर पता है इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत, कुछ बहुत ज्यादा तो था नहीं है, 2 लाइन का सेक्शन है। तो इस पे टीडीएस कैसे कटता है, कौन काटता है? डिडक्टर काटेगा एनी पर्सन। डिडक्टी कौन होगा? डिडक्टी भी एनी पर्सन, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सब कवर्ड है। रेट क्या है इसके अंदर ये भी बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। सी एंटर से सबको याद है, जिसको नहीं भी पता है तो जनरली पता है लॉटरी वॉटरी का टीडीएस का रेट 30% फ्लैट होता है, करेक्ट। थ्रेशोल्ड क्या है इसके अंदर? कोई थ्रेशोल्ड है टीडीएस काटने की? 194 बी में 10,000 है, यस। 10,000 से ऊपर अगर पेमेंट होगा, मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था रे नालायक और प्रणव, केबीसी का दूसरे सवाल में अगर हार के आ गया, ठीक है, केबीसी के दूसरे सवाल या तीसरे सवाल में तू हार गया, 5,000 6,000 10,000 तक जीता तो अमिताभ बच्चन जी टीडीएस नहीं काटेंगे आपका। हेलो 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 हेलो, अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही है ना? तो आई हैव सेड इन द क्लास आल्सो बेटा, इंटरनेट का कुछ अनस्टेबल था, एक सेकंड। अब आ रही है ना आवाज ठीक से? तो मैंने क्लास में भी आप लोगों को ये बोला था कि भाई 5,000 या 10,000 तक कोई जीतता है केबीसी में जाके तो उसका टीडीएस नहीं कटता है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड है यहाँ पर 10,000 की। टाइमिंग ऑफ टीडीएस क्या है यहाँ पर? कब कटता था टीडीएस 194 बी के अंदर? अभी भी है 194 बी नहीं हट रहा है। कब कटता था 190? पेमेंट बेसिस पर, क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर, यहां पर नहीं है। यहां पर पेमेंट बेसिस पे टीडीएस कटता है, ठीक है। ये कुछ बातें थी और ऑनलाइन गेम्स भी इसी के अंदर कवर्ड था, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स भी इसी का पार्ट था। अब फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट आया, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा, तुमको कुछ आज का लेक्चर सुनने के बाद इस प्रोविजन पे जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखाया वो देख लेना अच्छे से बस। अब फाइनेंस एक्ट 2023 बोलता है कि विद इफेक्ट फ्रॉम 23-24, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन गेम्स के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन गेम्स के लिए 194 बी इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसा आपकी किताब के अंदर लिखा भी है, ठीक है। तो सबको देखकर ऐसी खुशी होगी कि भाई ऑनलाइन गेम्स पे टीडीएस ही नहीं कटने वाला है, क्या बात है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि वहां से निकाल दिया तो उस पर टीडीएस नहीं काटना है। इसके लिए एक स्ट्रिक्टर प्रोविजन ला रही है सरकार। अब गवर्नमेंट ने बोला उसके लिए हम एक नया सेक्शन बना रहे, वो है 194 बी ए, ठीक है। 194 बी ए जो डेडिकेटेड है ऑनलाइन गेम्स के लिए। किसके लिए? ऑनलाइन गेम्स के लिए डेडिकेटेड है एकदम। अब इसके अंदर दूसरी 50 किस्म की चीज नहीं चाहिए। देखो ऑनलाइन गेम्स बहुत बड़ा मार्केट है, आप सबको पता है आज की तारीख में, ठीक है। और वो डिमांड कर रहा था अपना एक स्पेसिफिक प्रोविजन, तो गवर्नमेंट ने बना दिया उस पर स्पेसिफिक प्रोविजन। अब इसमें क्या चेंजेस हैं? एक माइनर चेंज है यहां पर, सबसे पहला माइनर चेंज बता देता हूं जिसमें मेरे को 2 सेकंड लगेंगे, कि यहां पर कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, ठीक है। देयर इज नो थ्रेशोल्ड। आप अगर 500 रुपया भी अगर कमाते हो तो उस पर भी टीडीएस कटेगा, ठीक है। इसकी तरह नहीं है
जो 194B है, जहां पर 10,000 से ज्यादा अगर पेमेंट होगी तो ही टीडीएस कटेगा। ये एक माइनर चेंज है, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लास में बोला था, अगर आपके पास बुक है तो आप देखना, अपनी बुक में लिखा है 194BA के नीचे नो थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज यहां पर जो इन्होंने की है वो है कि भाई टाइमिंग ऑफ डिडक्शन, यहां पर इन्होंने जबरदस्त अमेंडमेंट लाया है। कॉमन सेंस और लॉजिक से जाओगे तो बहुत बेसिक अमेंडमेंट है, लेकिन अगर इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन से जाओगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस E वो सब देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। लेकिन कॉमन सेंस और लॉजिक से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेंडमेंट है। यहां पर इन्होंने टाइमिंग बदल दी। पहले क्या टाइमिंग हुआ करता था ऑनलाइन गेम्स के लिए? पेमेंट बेसिस पे टीडीएस करता था। अब पेमेंट बेसिस नहीं है, अब इन्होंने क्राइटेरिया बदल दिया, जो मैंने क्लास में भी बताया था, लेकिन तभी मेरे पास रूल्स नहीं थे। अब मेरे पास रूल्स है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ऑनलाइन गेम्स के अंदर जब आप विड्रॉल करोगे, क्या करोगे? विड्रॉल करोगे, तब टीडीएस कटेगा। और 31 मार्च 2024 को आपका जो वॉलेट में बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस, उस पे भी टीडीएस कटेगा। देखो, पहले ये सब समझने के लिए इनका मोडस ऑपरेंडी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनका मोड ऑफ ऑपरेशन हम लोग समझते हैं कौन सा कैसे चलता है, ठीक है। कोई भी एक ऑनलाइन गेम का नाम लेते हैं, जैसे ड्रीम 11, ठीक है। ड्रीम 11 का नाम ले लेते हैं। अभी आप में से कुछ लोगों ने खेला होगा, कुछ लोगों ने नहीं खेला होगा, कुछ लोगों को कम से कम आइडिया होगा कि इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, ठीक है। हर किस्म के स्टूडेंट हो सकते हैं। आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि तेरे को क्यों नहीं पता है। मैं नहीं ब्लेम कर सकता हूं कि तू जुआ क्यों नहीं खेला लाइफ में, ठीक है। नहीं खेला तो अच्छी बात है, मत खेल, इन सब चीजों से दूर ही रहे लाइफ में, क्योंकि इसमें 95 से 98% लोग पैसा लूज ही करते हैं, ठीक है। 1 से 2% लोग पैसा कमाते हैं, बाकी सबको लॉस ही होना है। अब इसमें क्या होता है, देखो, इनका एक अकाउंट होता है, ठीक है। उधर आपको केवाईसी बीवाईसी सब करना होता है, ठीक है। आप में से किसी ने खेला, ये प्रणव ने तो खेला होगा, पक्का भरोसा है मुझे, ठीक है, शक्ल से ही दिखता है उसकी। हाँ, तो केवाईसी वाईसी सब करना होगा तुमको, तुम्हारा पैन नंबर, वैन नंबर, बैंक अकाउंट का डिटेल्स विटेल सब डालना होता है, क्योंकि पैसा विड्रॉ करने के टाइम पे काम आता है। एक अकाउंट होगा उसमें, उसमें पहले पैसा लोड करोगे आप, ठीक है। क्या करोगे? पैसा लोड कर दिया। से मैंने 5,000 रुपया लोड कर दिया, ठीक है। मैंने 5,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट से निकाला और ड्रीम 11 के अकाउंट में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि मेरे को खेलना है भाई, कल से आईपीएल चालू हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मुझे खेलना है, उसमें पैसे लगाना है, ठीक है। अब मैंने 5,000 रुपया उसमें डाल दिया। अब ध्यान से सुनना जरा प्लीज। कभी कभी है ना, ये लोग आपको ललचाने के लिए, आपको एनकरेज करने के लिए, ठीक है, बीच बीच में आपको देख रहे बहुत टाइम से, यार ये आ नहीं रहा है प्रणव, तो यार कहां चला गया, लगता है इसका सीए फाइनल का एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अच्छा इसको कैसे अभी बहला है, तो तुम्हारे अकाउंट में थोड़ा बोनस डाल देंगे, 500 रुपए का बोनस दे देंगे तुमको, ठीक है, कि भाई थोड़ा खेल यार, क्या कर रहा है तू बैठे, क्या सीए वीए बन के क्या फायदा है, कि थोड़ा खेल, पैसे कमा, ठीक है, फास्ट पैसा बनेगा इससे। तो बीच बीच में थोड़ा बोनस प्रमोशन पैसा डालते लोग ऐसी, ठीक है, बीच बीच में। पहले इसका पूरा मोडस ऑपरेंडी समझो ना, फिर प्रोविजन पढ़ेंगे तो मजा आएगा। प्रोविजन तो पढ़ा है, मतलब वो जो नोटिफिकेशन लाया सीबीडीटी ने वो, ठीक है। अब कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? 5,500 रुपए, ठीक है। अब हो सकता है आपने इसमें पैसा लगाया, 5,500 रुपया यूज किया, और आपके अकाउंट में अभी क्लोजिंग बैलेंस में से आपके 2 लाख रुपए हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब क्या हो गया, मतलब बीच का पैसा क्या हो गया आपका, बताइए। हाँ, तो ये 5,500 2 लाख कैसे हो गया भाई क्लोजिंग बैलेंस? हाँ, हाँ, बहुत सीधी बात है, आपने 1,94,500 रुपीज जीता है, या राइट और नॉट, जो बहुत कम लोगों के केस में होता है, लेकिन जीता है डेफिनेटली, ठीक है। अब गवर्नमेंट बोलती है ये 1,94,500 पे हम टीडीएस कैसे काटेंगे, ठीक है। देखो, बेसिक कॉमन सेंस क्या है, आपने 1,94,500 जीता तो है, ये तो पक्की बात है, ठीक है। इस पे हम टीडीएस कैसे काटेंगे? बोनस पे मैं बाद में अलग से भाषण दूंगा, उस पे सीबीडीटी का अलग नोटिफिकेशन है बोनस का क्या करने का, बट अभी मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोलती है 1,94,500 जो आपने जीता है, ठीक है, उस पे टीडीएस कब काटेगा? ड्रीम 11 वाला, ड्रीम 11 वाला। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ कर लेता है, ड्यूरिंग द ईयर से 94,500 मैंने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मतलब मैंने ड्रीम 11 के अकाउंट से डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर दिया? बैंक अकाउंट में। उसके लिए आपको पूरा केवाईसी करना पड़ेगा, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। आपको अपना बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, हाँ, पैन कार्ड देना पड़ेगा, वो सब देना पड़ेगा, उसके बगैर आप वापस से बैंक में ट्रांसफर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत चालाक ये लोग। इनके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए जनरली ये लोग केवाईसी नहीं लेते, ऐसे ही डाल देने का बिंदास। मतलब तुम्हारे खाते में 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर तुमको 50-60 हजार रुपया अगर ड्रीम 11 में डालना है खेलने के लिए, तभी कुछ नहीं पूछते, ठीक है, डाल दो बिंदास, ठीक है।
हाँ, लेकिन जब वहां से विड्रॉ करने की बारी आती है ना, तो ऑब्वियसली पूछना पड़ेगा। पूछने का क्या, टैक्स इंप्लीकेशंस को उनको ध्यान में रखकर, वो उनका आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन है और इनकम टैक्स का भी रेगुलेशन है, उस हिसाब से उनको वो सब पूछना पड़ता है। तो जैसे ही 94,500 आपने विड्रॉ किया, क्या करेंगे वो लोग 194 बीए में, बोलिए 30% टीडीएस काट लेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस में कितना बचा, बोलिए 1 लाख, क्योंकि 94,500 तो आपने क्या कर लिया है डेबिट साइड पे। ये मैं एक अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, जैसे कैश अकाउंट होता है, ठीक है, जैसे कोई भी एक अकाउंट होता है। तो यहां पर से हमने क्या कर दिया, उसको 94,500 विड्रॉ कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस में 1 लाख है। तो अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है पता है, 194 बी जो सेक्शन है ना, बी पुराना वाला, वहां पर कैसे कटता था टीडीएस, पेमेंट बेसिस पे कटता था। अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया, लाखों रुपया कमाया, वॉलेट में पड़ा हुआ है, विड्रॉ नहीं कर रहे। अब विड्रॉ जब तक नहीं कर रहे तब तक टीडीएस नहीं काट पा रही है, तब तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। लेकिन कमा तो लिया ना इस साल उसने, बताइए ना, इस फाइनेंशियल ईयर में उसने अर्न कर लिया ना वो पैसा, तो गवर्नमेंट की नजर अब इस पर है, किस पर, इस अमाउंट पर। देखो कोई ना कोई तो कमाता है। देखो 1 लाख लोग अगर रोज ज्वाइन होते ना, तो 50 लोग कमाते, ऐसा नहीं है नहीं कमाते, कोई ना कोई तो कमाता है। तो वो 50 लोगों के लिए ये प्रोविजन आया है, और वो 50 लोग जो कमाते वो तगड़ा कमाई कमाते हैं, छोटा कमाई नहीं है, करोड़ों में कमाते वो लोग। क्योंकि हजारों लाखों लोगों से तुम 100 200 500 रुपया लेकर कुछ चंद लोगों को दे देते हो, अपना मार्जिन रख लेते हो। तो वो चंद लोगों के लिए ये प्रोविजन आया है, और कुछ नहीं, ठीक है। वो 50 लोग जो है, 1 लाख में से जो 50 लोग जीत रहे हैं उन्हीं के लिए आया, बाकी सबके लिए नहीं है। लॉटरी का भी वही सिस्टम है ना, करोड़ों लोग लॉटरी खरीदते, जीतते कौन है, 50-100 लोग जीतते। देयरफॉर इस 1 लाख के ऊपर गवर्नमेंट की नजर है। अब इस 1 लाख पे जो क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा पड़ा हुआ है, हमको उसका भी क्या चाहिए, टीडीएस चाहिए। और इसको बोला टीडीएस काट, कभी काट, 31 मार्च को काट, और 31 मार्च को जो टीडीएस कटता है फिर पे कब होता है वो सब आपको पता ही है, अगले महीने की 30 तारीख तक, ठीक है। अब ये एक जनरल मैंने आपको बता दिया आइडिया, ये बोनस पे मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं, ये बस एक वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट था, इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा थोड़ी देर बाद। मैंने कोई प्रोविजन नहीं डिस्कस किया है, कुछ डिस्कस नहीं किया है। अब ये प्रोविजन जो है वो आपकी किताब में भी था, ठीक है। अब सीबीडीटी को क्या हुआ, सीबीडीटी ने रूल 133 लाया, ठीक है, रूल 133 लाया। और इसके अंदर एक और चीज बोलना चाहता हूं, ताकि टेक्निकली हम लोग एकदम क्लियर रहे, टेक्निकली हमसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो। यहां पर 2 सेक्शन आपको दिमाग में रखना है, देखो नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। एक तो 194 बी ए किस चीज के लिए है, टीडीएस। क्या रेट पे टीडीएस कटेगा, 30%। लेकिन क्या 194 बीए के पास, अगर टेक्निकली आप स्ट्रांग हो तो आपको पता होगा, और अगर पूरा सिलेबस अगर देख लिया है स्पेशली, क्या 194 बीए के पास कोई हक है टैक्स रेट बताने का, क्या टैक्स रेट 194 बीए, 194 बी, 194 जे, 194 सी, 194 एच, 194 आई, ये टैक्स रेट्स बताने वाले सेक्शन है, बताइए। टैक्स रेट्स कहां होते हैं, टैक्स रेट या तो फाइनेंस एक्ट में होते, या तो इनकम टैक्स एक्ट में 115 110 से लेकर 115 के बीच में होते, याद आता है आपको। देयरफॉर कोई भी सवाल पूछेगा, सर आप तो टीडीएस का रेट बता रहे हो सर 30%, सर ऑनलाइन गेम्स का टैक्स रेट क्या है, सर टैक्स रेट क्या है, उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन लाया सरकार ने, वो भी आपकी किताब में लिखा है, जाकर चेक करना नॉन रेसिडेंट के चैप्टर में, ठीक है। 115 बीबीजे, कौन सा सेक्शन, 115 बीबीजे, वहां लिखा है 30%, ठीक है। तो टैक्स ऐसे होता है और टीडीएस ऐसे कटता है, ठीक है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। ऐसे और भी सेक्शनों में आपने पढ़ा है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप में से अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन सबने देख लिया है तो आपको पता होगा, देखो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन का टैक्स 115 बीबीए में अच्छा दिया गया है 20%, याद है आपको। फॉरेन स्पोर्ट्समैन इंडिया में आएगा, क्रिकेट खेलेगा एक्सेट्रा, तो यहां टैक्स रेट दिया है 20%, करेक्ट। और इसका टीडीएस कहां दिया गया है, 194 ई के अंदर, ठीक है। वैसे ही लॉटरी के लिए भी 115 बीबी, और यहां पर 194 बी, और हॉर्स रेस के लिए 194 बीबी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये दो अलग चीज नहीं है, देखा जाए तो दोनों एक ही है। एक टैक्स रेट बता रहा है, पूरा मैकेनिज्म बता रहा है टैक्स कैसे लगेगा, दूसरा बता रहा है टीडीएस कैसा कटेगा, ठीक है। हमको यहां पर दोनों पे बात करना है, लेकिन हमारा 90% डिस्कशन इस पे होगा, फिर मैं दोनों को लिंक करूंगा, देखना एंड में जाकर, ठीक है। 115 बीबीजे को और 115 बीए को भी। पहले मैं 115 बीबीजे के बारे में बात करता हूं, ठीक है। सेक्शन 115 बीबीजे मैं अपनी किताब में से भी दिखा देता हूं आपको कहां पर है वो, अगर आपके पास बुक सामने पड़ी हुई है तो आप अपना नॉन रेजिडेंट का चैप्टर निकाल लो प्लीज, ऑल ऑफ यू। हाँ हाँ, यहीं से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पेज नंबर 58.16,
यहां पर मैंने लिखा हूं, देखो 115 बीबी के अंदर लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल ये सब आता था पहले, लेकिन इस साल से क्या हटा दिया यहां से, बोलो? ऑनलाइन गेम्स को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि उसके लिए 115 क्या लाया? बीबीजे लाया, जहां पर क्या बोला 30% पे टैक्स लगेगा। करेक्ट? ये पहली चीज। लेकिन हम तभी बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सर्कुलर ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले बोल रहा हूं, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा तो चीजें समझ आएगी, लेकिन है एकदम बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक पे ही चलता है। अब मेरे साथ बोर्ड पे देखना, आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी दिया हूं वैसे, लेकिन आप बोर्ड पे से ही देखो। नोटिफिकेशन, मैनर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेट विनिंग्स। 115 BBJ provide that any income by way of winning from online game would be chargeable at 30%. 30% पे टैक्स होगा। चलो टैक्स रेट 30% है। Now tax would be calculated on net winnings. किस पे कैलकुलेट होगा टैक्स? नेट विनिंग्स पे। नेट विनिंग्स क्या होता है उसको गवर्नमेंट ने अब डिफाइन किया नीचे। ठीक है, ये आपका नेट विनिंग का क्या है, फॉर्मूला है, ये चेक करो। फॉर्मूला पढ़ने पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, डोंट वरी, मैंने नंबर्स डाल के सब करके रखा है तुम्हारे लिए, डोंट वरी। मैंने हर एक बॉक्स के ऊपर एग्जांपल बना के रखे, ठीक है, हर एक बॉक्स पे जितने सीबीडीटी ने यहाँ पर बॉक्स दिए वो एग्जांपल है, और फिर बाद में आगे जाकर एफएक्यूज है कुछ, उस एफएक्यूज पे हम लोग एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। एफएक्यू नंबर 1, एफएक्यू नंबर 2, ऐसा जैसे आजकल आदत हो गई ना, बहुत सारे सेक्शन में ऐसा किया है सीबीडीटी ने। हाँ, आपने पहले भी बहुत सारे सेक्शंस पढ़े हैं जहां पर पहले प्रोविजन डाला और उस पर लंबा चौड़ा सीबीडीटी ने एफएक्यूज डाला है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो, चलो वो ठीक है, वो आसान है, मेन हमारा टारगेट इसको समझना है। नेट विनिंग्स कैसे कंप्यूट करेगा एक इंसान? फॉर्मूला देखो, a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट देखो, प्लस देखो, माइनस देखो, बहुत ध्यान से सुनना है, पूरा कॉमन सेंस, पूरा कॉमन सेंस है, लेकिन यहां पर दिया गया एक फॉर्मूले के तौर पे। कुछ शब्दों का मतलब भी आपको मैं समझाऊंगा साथ साथ में, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, उसका मतलब मुझे समझाना बहुत जरूरी है। हम लोग लाइन से ही जाते हैं, जैसा फॉर्मूला दिया है उस ऑर्डर में। व्हाट इज ए में क्या है सर? एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। चलो ठीक है, पहले हम लोग बेसिक कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? ए का मतलब जो तुमने ड्रीम 11 से पैसा निकाल के अपने आईसीआईसीआई बैंक में डाला, ठीक है, वो ए हो गया। करेक्ट? बोलिए ना प्लीज। ठीक है, वो आपका ए हो गया। मैं पूरा एग्जांपल आपको बताऊंगा, जस्ट वेट पहले। नाउ व्हाट इज बी? बी पे मत जाओ, ऑर्डर में जाते हैं जिस ऑर्डर में फॉर्मूला जाता है, ठीक है। डी क्या है सर? डी, ए प्लस डी बोला है। डी है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द यूजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपका 31 मार्च पे जो भी बैलेंस है किसमें, ड्रीम 11 अकाउंट में, वो लिख दो, ठीक है। तो पैसा कितना विड्रॉ किया वो लिख दो, प्लस 31 मार्च का जो बैलेंस है वो लिख दो। इज इट क्लियर? बढ़ू आगे। अब उसमें से माइनस करना है, कुछ चीजें माइनस करना है। क्या माइनस करना है सर? चलो देखते हैं। बी प्लस सी का एडिशन माइनस करना है, ठीक है। केयरफुल रहना, एक ब्रैकेट इधर का उधर हो गया, पूरा प्लस माइनस हो जाएगा। ए प्लस बी सेपरेट है, बी प्लस सी सेपरेट है, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है आपको। व्हाट इज बी? अब बी में कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, बहुत केयरफुली सुनना आप मेरी बात। आप व्हाट इज बी? रुक जाओ, उससे पहले कुछ हम लोग मैथमेटिकल गेम समझ लेते। कैन आई से ये एसएससी के लिए नुकसानदेह है और ये एसएससी के लिए फायदेमंद है? बिकॉज जितना ज्यादा ए और डी होगा उतना ज्यादा नेट विनिंग ज्यादा होगी। यस और नो? और जितना ज्यादा बी और सी होगा उतना टैक्स कम होगा। करेक्ट और नॉट? ये काम आएगा आपको कुछ ना कुछ थोड़ी देर बाद। अब बी क्या है? बी में टेक्निकल टर्म है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड इन द यूजर अकाउंट बाय ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब ये एक टेक्निकल सेंटेंस है, ठीक है। ये क्या है सर? एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। अब इसका जब मैं जवाब पूछता हूं ना सीबीडीटी ने, देखो सीबीडीटी ने नीचे एग्जांपल दिया है, सॉरी मतलब बताया उसका, इसी रूल 133 के नोटिफिकेशन में उसका डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन दिया उन्होंने, कितना प्यारा डेफिनेशन दिया है जिससे कुछ समझ नहीं आएगा, पढ़ो। The amount deposited in his user account and which is not taxable। क्या बात है, ये उसी तरीके का आंसर दिया है जिस तरीके का आंसर आप एग्जाम में लिख के आते हो थियरी पेपर में, ठीक है। पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हो। देखो इसको गहराई में जाके समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये क्या है भाई। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, जो बी प्लस सी के अंदर बी वाला पोर्शन है, उसके नीचे टैक्सेबल डिपॉजिट का भी डेफिनेशन है, वो भी पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करते, ठीक है। एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन द यूजर अकाउंट विच इज नॉट
देखो बराबर सेंटेंस पढ़ना, एनी, ये पढ़ रहा हूं मैं नीचे वाला, कलर चेंज करता हूं, एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन द यूजर अकाउंट विच इज नॉट अ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। अब ये नॉट को कट कर सकता हूं मैं, बराबर। अरे तो इन शॉर्ट क्या हो गया, वो नॉट कट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो टैक्सेबल। लेकिन दोनों का मतलब समझना पड़ेगा मुझे क्या है भाई ये, ठीक है। देखो जो तुम्हारा ड्रीम 11 का अकाउंट है ना, उसमें दो किस्म के पैसे आते हैं, ठीक है। यहां पर जो अकाउंट है इसमें आप जो अंदर क्रेडिट कर रहे हो, ये ड्रीम 11 अकाउंट है, जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो टैक्सेबल डिपॉजिट वाला पॉइंट है, ठीक है। मुझे बताना, मैंने यहां पर 5,000 रुपया लोड किया, ठीक है। लोड किया मतलब पैसा जमा किया ड्रीम 11 में, ठीक है, ताकि मुझे खेलने के लिए मौका मिले, ठीक है। पैसा डालूंगा तो खेलूंगा ना, यस और नो, ठीक है। ये जो पैसा है मुझे बताओ ये कहां से आया मेरे पास, ये मेरे पास कहां से आया, मेरे बैंक अकाउंट में। पीछे पीछे जाना होगा तुमको, ठीक है। मेरे बैंक अकाउंट में कहां से आया, मेरी जो व्हाइट इनकम होगी वही होगी ना, ब्लैक इनकम तो जाके नहीं डाल दोगे ना उसके अंदर। अरे यार बेटा यार, पता चला तुम्हारे पास व्हाइट ब्लैक इनकम पड़ा था 50 करोड़ रुपए, ड्रीम 11 अकाउंट में डलवा दिए वहां से। ऐसा तो नहीं करोगे ना भाई, ये तुम्हारी ही व्हाइट इनकम होगी ना, यस और नो। तो अब मेरे को लॉजिकली सोचना, मान लो मैंने 5,000 रुपया लोड किया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं खेला पूरे साल, ठीक है, कुछ नहीं खेला, मैंने 5,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, क्या मुझे इस पर टीडीएस कटना चाहिए मेरा, बताइए मुझे लॉजिकली। भाई ये तो मैं अपना पैसा ही विड्रॉ कर रहा हूं, उस पर भी टीडीएस काट दोगे आप, इसका मतलब तो ड्रीम 11 में कुछ भी जमा करके विड्रॉ करोगे तो 30% गया गवर्नमेंट को। ये तो बेवकूफी हो जाएगी ना। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट किसको बोलते हैं, आपका पैसा जिसपे आपने पहले क्या करके रखा है, टैक्स भर के रखा है, अब उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेने का कोई हक नहीं रखती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। आपका पैसा जो पहले टैक्स भरा हुआ है, लेकिन अब जब आप लोड करोगे पैसा अकाउंट में, यूजर अकाउंट में, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेने का कोई हक नहीं रखती है। मुझे बताओ एक 5,000 रुपया लोड हुआ, ठीक है, ये नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल को आप कहां लोगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है, फॉर्मूला कॉम्प्लिकेट कर देगा आपको। यहां पर बी के अंदर क्या आएगा बेटा आपका, जल्दी बोलो, क्योंकि वो आपका ही डाला हुआ पैसा है। यस, कभी ना कभी तो विड्रॉ करोगे ना, जब विड्रॉ करोगे तो थोड़ी आपके पैसे पे आपको टीडीएस कटेगा या आपके पैसे पे आपको नेट विनिंग पे टैक्स लगेगा। इसलिए उसको गवर्नमेंट ने क्या करवा दिया है, जल्दी बोलो, माइनस करवा दिया है आपके टोटल अमाउंट, टोटल विड्रॉल में से, करेक्ट। अब मैं 5,000 लोड करता हूं, 2,000 जीतता हूं, फिर 7,000 विड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ए में क्या आ जाएगा, ए में 7,000 अमाउंट विड्रॉन, करेक्ट। डी में क्या आ जाएगा, डी में 0 आ जाएगा, क्योंकि है नहीं कुछ क्लोजिंग बैलेंस, 7,000 था, 7,000 विड्रॉ कर लिया। मैं सब नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। और बी में क्या आएगा, 5,000 रुपए आपकी विनिंग नहीं है, वो तो आपका ही नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है। आर यू क्लियर। तो वो बोला गया यहां पर। और लास्ट में सी क्या है, पढ़ो जरा सी क्या है। सी तो बहुत सिंपल चीज है, ओपनिंग बैलेंस भी तो हो सकता है ना तुम्हारा ड्रीम 11 अकाउंट में कुछ, यस और नो। अब ये जो फॉर्मूला बताया ना पॉइंट नंबर 1 में सीबीडीटी ने, ये टीडीएस काटने का फॉर्मूला नहीं है, ये विनिंग कंप्यूट करने का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, विनिंग कंप्यूट करने का। ये 115 बीबीजे के रेफरेंस में दिया है। आर यू क्लियर। हाँ, तो अभी पहले हम लोग विनिंग कंप्यूट कर लेते, टीडीएस बाद में काटेंगे। फिर बाद में एंड ऑफ द ईयर में मुझे सब लोग बताओ, क्या मेरा टीडीएस का अमाउंट और विनिंग का अमाउंट दोनों में जो टैक्स आ रहा है, क्या वो सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ईयर एंड पे, वो मैं बताऊंगा आपको करके, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फॉर्मूले को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। टैक्सेबिलिटी एंड टीडीएस ऑफ ऑनलाइन गेम्स, बोर्ड पे देखना पहले 115 बीबीजे। फॉर्मूला क्या है बोलो, ए प्लस बी ब्रैकेट, ए प्लस डी ब्रैकेट, ए प्लस डी ब्रैकेट माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब उसमें ए क्या है सब बोलते जाओ फटाफट, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ याद, ये बुक खोल के नहीं देना एग्जाम। ए कितना विड्रॉ किया, डी क्लोजिंग बैलेंस, बी जो इस साल डिपॉजिट किया अंदर आपने, करेक्ट, और सी ओपनिंग बैलेंस। चलो ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये आपका ऑनलाइन गेम अकाउंट है, ठीक है। विनिंग कंप्यूट करना है आपको 115 बीबीजे के हिसाब से। ड्रीम 11 ऑनलाइन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड या डेबिट साइड, ठीक है। ये आपका ए हो गया,
बोर्ड पे देखते जाओ, मैं फॉर्मूला के ऑर्डर में जाता हूं। करेक्ट, कितना अमाउंट विड्रॉ किया आपने पूरे साल में, ये आपका डी हो गया। करेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। अब चारों में मैंने अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। मान लो मैंने कितना विड्रॉ किया, 15 लाख रुपया विड्रॉ किया, ठीक है, यस और नो, प्लस क्लोजिंग बैलेंस में 5 लाख रुपया। देखो गवर्नमेंट का इंटेंशन दो चीजों पे टैक्स लेना है, किस किस किन दो चीजों पे बताइए, जितना विड्रॉ किया और जितना क्लोजिंग बैलेंस है दोनों पे। करेक्ट, वो दोनों ऐड करो, पहले कर दिया। अब उसमें से क्या माइनस करना है, कॉमन सेंस से सोचने का। ये क्यों माइनस करना है, ये क्यों माइनस करना है, क्योंकि ये तो मेरा खुद का पैसा मैं विड्रॉ कर रहा हूं। करेक्ट, इसलिए उसको माइनस करवा दिया। आर यू क्लियर? और ये क्यों माइनस करवाया बताओ, कॉमन सेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि इस पे लास्ट ईयर भर दिया होगा। अरे आर यू क्लियर और नॉट? लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस को भर दिया। लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस डी में था कि नहीं था बताइए, या 194 बी के हिसाब से लास्ट ईयर भर दिया होगा, राइट? तो उस पोर्शन पे आपको यहां से माइनस कर देना। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ये आपकी नेट विनिंग है। इस नेट विनिंग पे पूरे साल में अब टीडीएस कब कब कटेगा वो अलग सर्कुलर है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये हमने अभी नेट विनिंग निकाल ली पहले, ठीक है? आर यू क्लियर? अब हम लोग टीडीएस की तरफ बढ़ते हैं। नेट विनिंग का फॉर्मूला दिमाग में रट्टा मार लो प्लीज सब लोग, ठीक है? ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इवन तो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर। इंस्टीट्यूट ने सिर्फ प्रोविजन डाला है, छोड़ दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां तक कि आपका जो लेटेस्ट एमसीक्यू जो मैंने आपको दिया उसके अंदर भी एक भी क्वेश्चन नहीं है इस चीज के ऊपर। शायद मेरे हिसाब से मैंने आरटीपी देखा नहीं, आरटीपी में डाला होगा तो मुझे आइडिया नहीं है। आरटीपी में भी नहीं डाला है तो मॉक टेस्ट में उम्मीद करते हैं कि हम उसमें शायद डाल दे, ठीक है? मैंने देखा नहीं आरटीपी। अब हम लोग टीडीएस काटेंगे, ठीक है? अब टीडीएस कैसे कटेगा उसका भी पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूं, फिर मैं प्रोविजन में आऊंगा। देखो, एक बंदा ड्रीम 11 अकाउंट में पैसा लोड करता है, ठीक है? इधर देखना प्लीज, इधर पैसा लोड किया मैंने 10,000 रुपए। देखो आज तो कोई टीडीएस वीडीएस नहीं लगेगा मुझे, ठीक है? अब मुझे बताओ, ये लोड किया था मैंने 15 जून 2023 को मैंने लोड किया था, ठीक है? मान लो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, ठीक है? मैंने अब भी शुरू किया, इससे पहले कभी खेला ही नहीं था ये सब। अब मुझे बताओ, इसके बाद मैंने कुछ पैसा लगाया, कुछ मैचेस जीता, कुछ हारा, ठीक है? जो भी है मुझे बताओ, पूरे साल में यहां पर मैं विड्रॉल करूंगा तो मल्टीपल विड्रॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताइए? जरूरी है कि एक ही बार सब विड्रॉ कर लूं? नहीं ना। तो हर एक विड्रॉल के लिए, फर्स्ट विड्रॉल के लिए टीडीएस का फॉर्मूला अलग है और सब्सिक्वेंट विड्रॉल्स के लिए टीडीएस का फॉर्मूला अलग है और क्लोजिंग बैलेंस के लिए टीडीएस का फॉर्मूला अलग है। कितने फॉर्मूले पढ़ने टोटल? 3। कौन कौन से? पहला कौन सा? जब साल का पहला विड्रॉल कर रहे हो तब टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा। देखो रेट तो फिक्स हो गया 30%, वो छोड़ दो, ठीक है? अभी अमाउंट ही डिसाइड करना है बस। सेकंड, सब्सिक्वेंट जितने भी विड्रॉल करोगे, सब्सिक्वेंट विड्रॉल, फर्स्ट के बाद जितने भी विड्रॉल करोगे उसको क्या बोलोगे? फिर वो सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवंथ हो, एट्थ हो, नाइन्थ हो, टेंथ हो, 15th हो, उस सब के लिए एक ही फॉर्मूला है। आर यू क्लियर? और फिर लास्ट वाला क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर में ही जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है? सबसे पहले हम लोग कौन सा विड्रॉल देखेंगे? फर्स्ट विड्रॉल का फॉर्मूला। देखो आपके पास बुक है, आप ओपन कर सकते हो ना, तो बोर्ड पे से देखो। ये आपका फर्स्ट विड्रॉल का टीडीएस कैसे आएगा देखो। कंप्यूटेशन ऑफ नेट विनिंग्स एट द टाइम ऑफ व्हाट? बोलो, पहला विड्रॉल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? जब पहला विड्रॉल करोगे तो क्या कितने अमाउंट पे आपका टीडीएस कटेगा, पहले फॉर्मूला देख लेते, फिर नंबर्स के साथ भी देख लेंगे, ठीक है? ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है? अब बराबर से देखना, ए माइनस फिर बी प्लस सी का टोटल, ठीक है? एक एक ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक ब्रैकेट यहां से वहां हो जाएगा, सब आंसर बदल जाएंगे आपके, तो इसलिए केयरफुल रहना बेटा। ए क्या है आपका, पहले सबके बारे में पढ़ लेते, ठीक है? फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे नंबर्स के साथ, लॉजिकली भी समझेंगे। ए क्या है? अमाउंट विड्रॉल। वो पहले विड्रॉल की बात कर रहा हूं मैं, करेक्ट और नॉट? जल्दी बोलो, बोलो ना भाई। पहले विड्रॉल ए आपका हो गया। बी और सी क्या है, केयरफुली देखना, बी पढ़ो। अब खुद से भी आप मुझे बता सकते हो, जो नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट आपने किया है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ना प्लीज, बीच में छोड़ो मत। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड। हो सकता है कि पहले आपने 5,000 लोड किया, फिर 3,000 किया, फिर 2,000 किया, फिर 4,000 किया और उसके बाद में पहला विड्रॉल किया। जल्दी बोलो, 4 बार लोड किया और फिर विड्रॉ किया, बोलिए ना प्लीज। तो एक एक लेना है या चारों चारों नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट लेना है? सारे के सारे लेना पड़ेगा, चेक करो। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मेड इन द यूजर अकाउंट बाय द ओनर ऑफ सच अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कब तक का लेना है?
जब पहला विड्रॉल किया तब तक कितना खाते में जमा किया था। आर यू क्लियर? वो ले ले। सी क्या आ गया? सी आपका क्या हो गया चेक करो। वो बहुत सिंपल है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। करेक्ट। अब इसको हम लोग थोड़ा नंबर्स के थ्रू समझते हैं। क्या फॉर्मूला है बोलो? फर्स्ट विड्रॉल का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी प्लस सी। हाँ, व्हाट इज ए? पहला विड्रॉल तुम्हारा, ठीक है, पहला विड्रॉल विल बी ए। व्हाट इज बी? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट का मतलब नहीं भूलना मत, क्या मतलब हुआ उसका? जिसपे ऑलरेडी आपने टैक्स भर दिया है उस पर भी वापस टैक्स नहीं ले सकती है सरकार, ठीक है, तो इसलिए उसको माइनस करवा दिया। ए में से उतना माइनस हो जाएगा। करेक्ट। एंड व्हाट इज सी? सी इज योर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और क्या, यही नंबर देगा इंस्टीट्यूट, डेट देगी आपको और क्या ज्यादा से ज्यादा। अब आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें मैंने गेम खेल लिया हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। पढ़ो ये, बताओ टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? मैंने डेट के साथ डाला हूं सब। इसमें टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? 30 जून को, 30 जून को मैं पैसा विड्रॉ कर रहा हूं 5 लाख रुपए, नहीं कटेगा? नहीं कटेगा 5 लाख रुपए पर। क्यों? क्यों? क्योंकि ए माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव अमाउंट है। आर यू क्लियर? तो नेगेटिव अमाउंट होगा तो टीडीएस नहीं काटना है अभी। आर यू क्लियर? तो यहां देखो, चेक करो, नो टीडीएस ऑन फर्स्ट विड्रॉल। हर किस्म के सर्कमस्टेंस मैंने यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की है। आगे पॉजिटिव भी करूंगा मैं इसको, आगे करूंगा डेफिनेटली। ठीक है। अब सब्सिक्वेंट विड्रॉल देखते। अब सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑब्वियसली मुझे यही एग्जांपल कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? मैं कुछ नया एग्जांपल नहीं, इसी को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मेरे को इसी के आगे, अभी जून के आगे जाना है। जुलाई में क्या किया, अगस्त में क्या किया, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जाऊंगा मैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट विड्रॉल का फॉर्मूला, आ जाओ इधर। है सब कॉमन सेंस और लॉजिक पे चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये ना ए माइनस ये सब देख देख के इंसान डर जाता है, ठीक है। अभी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, अभी दिया है सीबीडीटी ने इतनी मेहनत करके, तो लिखो फिर, और क्या। मुझे नहीं पता ना इंस्टीट्यूट फिर मार्क्स काटती है कि नहीं काटती, फिर काटेगी तो ब्लेम नहीं कर सकते ना हम लोग। चलो, एट द टाइम ऑफ व्हाट लिखा है, हेडिंग पढ़ना, हेडिंग बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। एट द टाइम ऑफ ईच सब्सिक्वेंट विड्रॉल, मतलब मैंने बोला ना सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हर टाइम के लिए एक ही कैटेगरी है, एक ही डब्बा है, ठीक है। पढ़ो, ए हर जगह पे सेम ही है। व्हाट इज ए? ए, बहुत केयरफुल रहना, जो विड्रॉल किया वो। व्हाट इज बी? पढ़ो, जो सेम है वो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पढ़ो बोलूंगा डायरेक्टली। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट कितना किया वो सी है, बी है, सॉरी, सी क्या है? पढ़ो, सेम है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ सी है, सेम है। एक चीज ऐड हो गई, अभी क्या ऐड हो गई बोलो? ई ऐड हो गया यहां पर। ई अभी बहुत केयरफुली पढ़ना है अपने को, ठीक है। ई क्या है? नेट विनिंग्स कंप्राइज्ड इन द अर्लियर विड्रॉल। सुन लो मेरी, खुद से मत पढ़ो। Net winnings comprised in the earlier withdrawal computed under sub rule 2 or sub rule 4 during the financial year till the time of subsequent withdrawal, if the tax has been deducted as per 194BA on winnings comprised in such withdrawal or withdrawals। क्या मतलब हुआ? पिछले विड्रॉवल में अगर आपका टीडीएस कुछ कटा था तो उतना अमाउंट आप माइनस कर दो। तुमको समझ आया क्या बोला? ताकि डबल टैक्स नहीं लग जाए एक ही विड्रॉल पे। आर यू क्लियर? देखो 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 देखो, ए में आप क्या ले रहे हो, फॉर्मूला समझो। ए में आप क्या ले रहे हो? एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन का मतलब क्या होता है? पहला वाला भी लेना है, अभी वाला भी लेना है, और अगर पहले वाले विड्रॉल पे पहले टैक्स भर दिया था, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो अपने एग्जांपल में अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अपन ने पिछली बार टैक्स नहीं भरा था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? लेकिन अभी मैं आगे देखो एग्जांपल को आगे बढ़ाऊंगा। जस्ट वेट, 2 मिनट में सबको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं भी आ रहा है तो 2 मिनट रुक जाओ। सब्सिक्वेंट विड्रॉल, यहां पर बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना केयरफुली। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, चेक करो। पहले कितना डिपॉजिट किया था जून में? 4 लाख। तो जून का 4 लाख ये ओल्ड लिख दिया हूं मैंने, दिख रहा है? अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फिर ये नया लोड किया मैंने 15 जुलाई को, कर सकता हूं? बोलिए ना, 1 लाख रुपए और लोड किया। आर यू क्लियर? फिर मैंने बताओ 30 जून को 5 लाख विड्रॉ किया था कि नहीं किया था?
और अभी मैंने 15 अगस्त को और 3 लाख रुपया विड्रॉ किया। आर यू क्लियर? अब मुझे बताओ, इसका हमने ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर दिया है ना पहले, इसका कर दिया है कि नहीं कर दिया, लेकिन यहां पर सब कुछ एग्रीगेट लेने बोल रहे हैं। बताओ एग्रीगेट फॉर्मूला क्या है यहां पर सब्सिक्वेंट विड्रॉल में? ए में क्या लोगे? ए में क्या लोगे? ए में क्या लोगे? ए में क्या लोगे? एग्रीगेट विड्रॉल लोगे। एग्रीगेट विड्रॉल का मतलब पूरा 8 लाख रुपया लेना है, करेक्ट? जल्दी बोलो यार। अच्छा, ए माइनस बी में कितना लोगे? एग्रीगेट टैक्सेबल डिपॉजिट टिल द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट विड्रॉल। एग्रीगेट लेना है सब, कितना लोगे बोलो ना? 5 लाख रुपया। माइनस सी में 3 लाख। माइनस ई, क्या आपने पहले टीडीएस कटा है आपका इस साल? नहीं कटा है। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है बोलना। टीडीएस कटेगा क्या वो थोड़ी पूछ रहा हूं, आंसर कितना आ रहा है? फिर से 0 आ रहा है, नो टीडीएस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 15 अगस्त तक भी उसको टीडीएस नहीं कटेगा। अब मैं थोड़ा बात करता हूं बोनस पे, यहीं बोल के खत्म कर देता हूं, ठीक है? मुझे बताओ, अभी हम लोग बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। पैसा डाला, पैसा विड्रॉ किया, जीता, करेक्ट? इतना ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन एक और चीज भी तो लोड होती है अंदर। बोलो क्या लोड होती है? बोनस भी तो लोड होता है कि नहीं होता है? राइट? बोलो ना बेटा, उससे भी तो आपका बैलेंस बढ़ सकता है ना, वो भी तो आप विड्रॉ कर सकते हो, करेक्ट? अब गवर्नमेंट क्या बोलती है सुनो, बोनस को लेकर सुनो। बोनस 2 किस्म के होते हैं, सुन लो मेरी बात सुनो। सीबीडी ने पूरा क्लैरिफिकेशन दिया है। यहां अगर कुछ बोनस ऐड होता है ना, वो 2 किस्म के होते हैं। से ड्रीम 11 वाले ने 1000 रुपया डाल दिया आपके अकाउंट में, ठीक है? बोलू तो अगर वो 1000 रुपया डालते रहे ना आपके अकाउंट में, उसके 2 नेचर होते हैं। सुनो, बहुत अच्छे लेवल का मैंने जुआरी लोगों का रिसर्च मार के आया हूं, बहुत अच्छे से, ठीक है? तुम लोग आज जुआ सिखा रहा हूं मैं, ये दिन आ गए। देखो भारत सरकार क्या क्या करवा रही है मुझसे। इसमें 2 किस्म के पैसे आएंगे बोनस के तौर पे। एक जो ड्रीम 11 वाला बोलता है, ये 1000 रुपया तुझे दे रहा हूं ना जो बेटा, इससे तू सिर्फ खेल सकता है, इससे तू सिर्फ खेल सकता है, खेलने के लिए यूज होएगा, निकालने के लिए नहीं। समझ आया मैंने क्या बोला? खेल खेल खेल, इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, आदत लगवाए फिर बाद में कुछ नहीं देगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या, अब तुम खुद लॉजिकली बोलो, जो पैसा वो खेलने के लिए दे रहा है आपको, क्या उस पर टैक्स लगना चाहिए? बोलो ना जरा। नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो विड्रॉ तो करके घर लेके नहीं जा सकते हो आप। यस और नो? उस पे नहीं लगेगा, ठीक है? उस पे टीडीएस भी नहीं काटना है, इसलिए मैंने यहां पर एक्सक्लूडिंग यहां पर कुछ लेना ही नहीं अपने को चीज। लेकिन कुछ बोनस ऐसा होता है जो आप डालो, उन्होंने आपको दे दिया 5000 रुपए, आप उससे खेलो, नहीं खेलो, नहीं खेलना है तो विड्रॉ कर लो, जो करो। अगर वो विड्रॉ करेगा तो बताइए टीडीएस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताइए मुझे प्लीज, बोलिए ना प्लीज। फिर तो आपकी इनकम हो गई ना, वो आपको ऐसे तो फिर तो ब्लैक को व्हाइट करने का बहुत आसान तरीका हो जाएगा। वो आपके अकाउंट में बोनस डालते रहेगा, विड्रॉ करते रहोगे, कोई टैक्स नहीं भर रहा है। यस और नो? हाँ, तो ये बोनस का ट्रीटमेंट उन्होंने नीचे लिखा भी है, मैं पढ़ के भी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है? फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं, बोनस पे नहीं। ये आपका अभी भी टीडीएस 0 है, ठीक है? अब अपना स्टेटस देख लो क्या है 15 अगस्त को जरा अच्छे से। और खेलना है, खेलना खेलते रहना है आज, ठीक है? जब तक जीतेंगे नहीं, टीडीएस नहीं कटवाएंगे, सुकून से नहीं बैठने वाले आज। टीडीएस कटवा के रहेंगे आज। ये देख लिया स्टेटस? अब मुझे बताओ, मैं अगर आपको सब्सिक्वेंट विड्रॉल एक और बताऊंगा तो आपको टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत है? अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए माइनस, बोलना ये वाला क्या, ये वाला लिख के आएगा, ए माइनस बी प्लस सी प्लस ई। पढ़ो, मुझे बताओ, बिना बिना ज्यादा सोचे बताओ, यहां पर भी ई 0 आने वाला है? पिछले वाले में अभी भी कुछ नहीं भरा है, करेक्ट? 15 अगस्त को भी कुछ टीडीएस नहीं कटता है ना आपका। तो ये एग्जांपल देख लो, अभी आप खुद से देख लो। जो नया वाला है मैंने उसको अलग कलर कर दिया है, ठीक है? ताकि आप उसको आइडेंटिफाई, एग्जाम में यही चीज आपको वो लोग सेंटेंस के फॉर्म में देंगे। आप अपना फॉर्मूला क्लियर रखो ना, कॉमन सेंस है बेटा। विड्रॉल्स और क्लोजिंग बैलेंस ऐड होंगे और डिपॉजिट्स और ओपनिंग बैलेंस माइनस होंगे, बस और कुछ नहीं है दिमाग लगाने से। बस खत्म हो गई बात, और क्या? ये देख लिया, अब हो रहा है प्रॉफिट। कितने पे टीडीएस काटेगा और कब काटेगा और कब भरेगा, सब बताओ।
अब 2 लाख पे टीडीएस कटेगा, कब कटेगा? 25 सितंबर, और भरेगा कभी? 7 अक्टूबर, करेक्ट? ये चेक कर लो, ठीक है? अब अगला विड्रॉल हो रहा है 25 अक्टूबर को। अब बताओ क्या होगा? अब मेरे को रुक जाओ, ए में क्या आएगा? ए में आएगा ऑल विड्रॉल, 5 + 3 + 3 + 4 कितना हो गया? 5 + 3 8, 8 15 लाख, करेक्ट? ए प्लस क्या है? ए माइनस क्या है? बी प्लस सी प्लस ई, करेक्ट? यही है ना फॉर्मूला? बी में क्या आएगा? बी में यहां 8 लाख आ जाएगा, करेक्ट? सी में 4 लाख, 3 लाख सॉरी, और ई में कुछ आएगा? ई में क्या आएगा? ई में अब जो पिछले विड्रॉल में टैक्स हुआ था वो ई में आ जाएगा। आर यू क्लियर? ठीक है, चेक कर लो। यस, लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है? क्या ये 15 लाख में ये 2 लाख में इंक्लूड है? तो डबल टैक्स हो जाएगा भाई, 2 बार टीडीएस कट जाएगा एक ही अमाउंट पे। यस, इतना इसके लिए उतना माइनस करवा दो। आर यू क्लियर? अभी क्या करना है इसके बाद? सब्सिक्वेंट विड्रॉल तो समझ आ गया हमको, सारी कैटेगरीज। उसके बाद क्या होएगा बताओ? क्लोजिंग बैलेंस का पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है? कुछ नहीं, फॉर्मूले में सिर्फ क्या ऐड हो गया है मालूम? चेक करो, क्लोजिंग बैलेंस ऐड हो गया है, और क्या? आर यू क्लियर? कॉमन सेंस पे चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। फिर भी हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे बेटा, ठीक है? और एग्जाम में किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी डी मत बोल देना प्लीज। तुम जो सीबीडीटी के सर्कुलर में बी है वही बी रिप्रेजेंट करना चाहिए उधर भी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो देखो, आप जनरली याद कर लो, ए और डी जनरली एडिशंस है, करेक्ट? और बी, सी और ई जनरली डिलीशंस है, करेक्ट? और बी जनरली आपका क्या है? डिपॉजिट्स है। सी जनरली आपका ओपनिंग बैलेंस है, और ई जनरली आपका लास्ट टाइम जो टैक्स हो रहा है वो, करेक्ट? वो आपको कुछ बहुत ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ो। ए में क्या आएगा? जितना भी विड्रॉ किया, प्लस डी में क्या आएगा? डी में क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि अब क्लोजिंग बैलेंस पे भी टैक्स लेना है, करेक्ट? मुझे बताओ, यहां हम क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं ले रहे थे? यहां हम क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं ले रहे थे बताइए? क्योंकि हम सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉल पे टैक्स ले रहे थे, करेक्ट? अब यहां पर हमको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर देना है, बस फॉर्मूला। डायरेक्ट एग्जांपल दिखाओ क्या? पक्का? हाँ चलो आंसर निकाल दो, चलो इसका। ये मैंने डायरेक्ट पूरा अमाउंट डाल दिया है डायरेक्टली। अब यहां पर जो लास्ट डेट थी वो कौन सी थी? 25 अक्टूबर को। बाद क्या हुआ मेरे को मत पूछो, कुछ पैसा कमा के कुछ जीता रहूंगा और क्या, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस मेरा बढ़ गया, ठीक है? अब ये क्या लोगे? 15 लाख। 15 + 5 आपका एडिशन हो जाएगा, उसमें से क्या क्या माइनस करोगे बोलो? अमाउंट बोलते जाना। बी कितना? 8 लाख। सी कितना? 3 लाख। और ऊपर कितने पे टीडीएस कटता है अब तक? 2 लाख पे पहले कटा था, फिर 2 लाख पे, करेक्ट? उतना माइनस करना पड़ेगा यहां से, तो वो 4 लाख ई हो जाएगा। इज एवरीवन 100% क्लियर? प्लीज टेल मी। तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यहां इस पे से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बी वेरी केयरफुल प्लीज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, पक्का? हाँ, अब एक बात करते हैं हम लोग, सुनो। मैंने एक ऑनलाइन गेम खेल रहा था मैं, फॉर एग्जांपल, और वो गेम में मैं कुछ जीत गया। क्या जीता सर? पैसा नहीं जीता। फिर क्या जीता? मैं एक मर्सिडीज जीत गया 1.5 करोड़ रुपए की, ठीक है? अरे वो देते ना ड्रीम 11 वाले, वो भी यार, कि तुम अगर ये सही दोगे तो तुमको हम ये कार दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, पैसा नहीं देते, ठीक है? अब लॉजिकली सोचना जरा मेरी बात। अब अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो मुझे बताओ, गाड़ी दे रहे 1.5 करोड़ रुपए की, ठीक है, विनिंग के तौर पे, क्या ये यूजर अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी वो गाड़ी? हाँ, कहां डालोगे? ए में डालोगे कि बी में डालोगे कि सी में क्या डी में क्या ई में? कहां डालोगे बताओ? और विड्रॉ कैसे करोगे गाड़ी को बताइए?
तो नॉन जो काइंड वाला गिफ्ट है ना, जो अगर आप जीत भी रहे हो ऑनलाइन गेम्स के तौर पे, ऑनलाइन गेम्स वाले आपको काइंड में भी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते भाई? तो उस पे टीडीएस कैसे कटेगा और कौन काटेगा और कितने अमाउंट पे कटेगा, ठीक है, उसके लिए एग्जांपल देखना पड़ेगा। यहां चेक करो, सीबीडीटी ने अलग ही प्रोविजन लाया उसके लिए, ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, सीबीडीटी बोलता है, ठीक है। पढ़ो, तो दो लोगों का मिश्रण करके नाम बनाया मैंने, मिस्टर अमित पुरी, ठीक है। अमित कुमार और प्रणव पुरी का मिश्रण है, ठीक है। इधर देखो, ये एग्जांपल देखो, मिस्टर अमित पुरी वॉन अ मर्सिडीज जीएलएस 400D, उसका एफएमवी कितना है? 1.5 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब सुनो जरा, बोलू मैं? गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम? ये तेरा विड्रॉल है, सुनो क्या खेलिए वर्ड्स के साथ, क्या है तेरा? विड्रॉल है। तो गवर्नमेंट इसको क्या बोल रही है? सुनो बेटा, अभी मैथमेटिक्स समझो, मैथमेटिक्स, और अभी वो समझो इक्वेशन को, a प्लस बी माइनस जो भी है। इधर देखो मेरी तरफ, मुझे बताओ ए में से क्या माइनस हो रहा था अब तक? क्या माइनस कर रहे थे आप ए में से? कौन सा डिपॉजिट यार? डिपॉजिट का वर्ड बराबर बोलना। नॉन टैक्सेबल। गाड़ी क्या बोलती है गवर्नमेंट? क्या बोलती है पता है? कार को एक टैक्सेबल डिपॉजिट समझो। क्या समझो? टैक्सेबल डिपॉजिट। अगर वो टैक्सेबल डिपॉजिट समझोगे, ठीक है, तो वो माइनस नहीं हो सकता है। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि माइनस सिर्फ क्या होना अलाउड है? नॉन टैक्सेबल। तो गवर्नमेंट ने बोला विनिंग इन काइंड इज डीम्ड टू बी अ नॉन टैक्सेबल, इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट के तौर पे उसको क्या बना दिया, और विड्रॉल के अंदर उसको ले लो। फिर पढ़ो फॉर्मूला। नाउ ₹1, इन शॉर्ट उनको 1.5 करोड़ रुपए टैक्स चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। देखो जनरली क्या है आपका, ए आपका विड्रॉल है, करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने बोला विनिंग इन काइंड को विड्रॉल में लेने का, ले लिया मैंने, ठीक है। अरे बोलो ना यार। अब गवर्नमेंट बोलती है यहां से माइनस क्या करता है तू? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट माइनस करता है ना। गवर्नमेंट बोलती है कार को नॉन टैक्सेबल नहीं बोलने का, टैक्सेबल बोलने का, तो यहां से माइनस नहीं हो सकता है। तो इन शॉर्ट 1.5 करोड़ रुपए का विड्रॉल तेरे लिए टैक्सेबल है, करेक्ट। ऑब्वियसली इसका टैक्स असेसी ही भरेगा, पेयर नहीं भरेगा, क्योंकि विनिंग इन काइंड का टैक्स कौन भरता है बताओ? डिडक्ट ही भरता है। याद है आपको? टीडीएस के चैप्टर में बोला हूं मैंने पहले भी, यहां पर भी वो सर्कुलर कंटिन्यू हो रहा है, नीचे पढ़ाता हूं मैं तुमको। देखो डिडक्टर ना विनिंग इन काइंड में से क्या काटेगा, मेरे को बताओ क्या काटेगा वो? गाड़ी में से क्या निकालेगा? लोगो निकालेगा उसका। हाँ, तो ऐसे केस में क्या, देखो बहुत जगह पर ये चीज आ चुकी है, मैं बताता हूं आपको लिंक करके। 194R में भी आ चुका है। 194R पता है आपको? जब बिजनेस एंड प्रोफेशन में बेनिफिट और परक्यूसिट देते हो काइंड में, तो काइंड में टीडीएस नहीं कट सकता है भाई। सामने वाले को बोलने का भर क्या, मेरा काम क्या है मालूम? इंश्योर करना। ये वर्ड मत भूलो, क्या करना? मैं इंश्योर करूंगा कि भाई मैंने सामने वाले से चलान वालान ले लिया, उसने टैक्स भर के मुझे दे दिया, मैं गाड़ी उसको रिलीज कर दूंगा। इज इट क्लियर? प्लीज बोलिए। तो देखो मैं आपको पढ़ाता हूं सर्कुलर के वर्ड्स में कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब। ये आ गई यार, ये लड़की को कहीं ये है क्या अभी तक? ये देखो ना इधर, देखो इसको पढ़ते एक बार चाहिए तो तुमको फील लेना तो पढ़ लो, मैंने तो सिंपल एग्जांपल में वहां पर बता दिया आपको। When winning is in kind, how will the tax deduction under 194B operate? At the outset, it may be clarified that where the money in the user account is used to buy an item in kind and given to the user, and मैंने जो भी जीता उस पैसे से उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, किसने? ड्रीम 11 वालों ने, और वो गाड़ी मुझे दी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Then it is net winnings in cash only, and then the deductor is required to deduct tax at source under 194BA accordingly. बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मैंने कैसे जीता? सुनो कितने अलग अलग एंगल से। मैं पैसा जीता, क्या जीता? मैं 1 करोड़ रुपया जीता। उस 1 करोड़ रुपए से ड्रीम 11 को चुल काट रही थी, उसने गाड़ी खरीदा और उसने मेरे को गाड़ी दिया, तो ये विनिंग इन कैश ही माना जाएगा, क्योंकि मैं जीता पैसा था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, मतलब उस अकाउंट में जो पैसा था उससे उसने ही गाड़ी खरीदा और मेरे को गाड़ी दिया, तो वो विनिंग इन कैश ही माना जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? अब मैं आता हूं अपने वाले एग्जांपल पे जो मैंने अभी आपको दिया। However, there could be a situation where the winning of the game is a prize in kind. समझ आ रहा है आपको दोनों में डिफरेंस? अरे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ? पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है? क्या जीते आप? पैसा जीता। उस पैसे से ड्रीम 11 वाले ने गाड़ी खरीदा, मेरे के घर पे गाड़ी पहुंचा दिया, ठीक है। हर पॉसिबिलिटी सीबीडीटी यहां पर एड्रेस करना चाहती है। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन और सर्कुलर की कोई गुंजाइश नहीं बच रही है इसके बाद, ठीक है। पूरा अच्छे से क्लैरिफाई किया उन्होंने। सेकंड,
अच्छा उसने जीता ही गाड़ी है, क्या जीता है, तो क्या करने का बताओ। तो चलो देखते हैं। इन दैट सिचुएशन द प्रोविजंस ऑफ 194 सबसेक्शन 2 विल ऑपरेट सेम एज 194 194 क्या बोलता था, 194 मतलब जो इंश्योर करो कि सामने वाले ने क्या किया है, टैक्स भर के आया, फिर नीचे वही भाषण दिया, उससे चलान बलान ले लो, ये कर लो वो कर लो, चेक करो, ठीक है। इज इट क्लियर? तब तक उसको देने का नहीं, अगर दे दिया तो क्या होगा बताओ, उसने मेरे को चलान नहीं दिया, मैंने गाड़ी की चाबी दे दिया, तो मैं असैसिन डिफॉल्ट बन जाऊंगा, यस और नो? हाँ, गंदी नजर से देखेगी सरकार मुझे फिर, ठीक है, याद है ना तुमको कि नहीं याद है? हाँ, तो मैं बन जाऊंगा असैसिन डिफॉल्ट। अभी इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज है, मैं सब एड्रेस कर रहा हूं एक एक करके बेटा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं इधर आ रहा हूं, एक मल्टीपल यूजर, अभी ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है, इस पे क्वेश्चन बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा काम है एक बार सब कुछ एड्रेस कर देना। मल्टीपल यूजर अकाउंट में क्या होगा, सुनो जरा। एक ही आदमी का मल्टीपल अकाउंट है, मतलब मैंने ही ड्रीम 11 पे 3 अकाउंट खोल के बैठे हैं, ठीक है। सर एक ही आदमी मतलब कैसे पता चलेगा एक ही आदमी, अगर पैन नंबर सेम है तो डिपार्टमेंट की नजर में वो एक ही आदमी है, मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर तुम प्रणव के नाम से खोलो या अमित के नाम से खोलो, पैन नंबर अगर सेम डाला तीनों में, करेक्ट और नॉट, तो गवर्नमेंट की नजर में क्या है, एक ही आदमी है। तो अगर सपोज अगर मैंने ड्रीम 11 में 3 अकाउंट खोले, एक आरिश खान के नाम से, एक मेरी वाइफ के नाम से लेकिन पैन मेरा है, एक मेरी बहन के नाम से लेकिन पैन मेरा है, ठीक है। गवर्नमेंट की नजर में वो तीनों क्या है, वो तीनों मैं ही हूं। तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसे केस में आपको सारे के सारे अकाउंट्स को एग्रीगेट करना है, सबके डिपॉजिट्स एग्रीगेट करो, सबके ओपनिंग बैलेंस एग्रीगेट करो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, सबके विड्रॉल्स एग्रीगेट करो, सबके क्लोजिंग बैलेंस एग्रीगेट करो और चेक करो। आर यू क्लियर? प्लीज टेल मी। सेपरेट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा, ये नीचे सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन के तौर पे भी बोला है, लंबा सर्कुलर दिया है, देखो ना, व्हेन देयर आर मल्टीपल वॉलेट्स क्या करने का, देखो लंबा पूरा डिटेल में भी बोला है, वो भी मैं पढ़ता हूं, और यहां पर ऊपर एक रफ सिंगल लाइन में भी एक्सप्लेन किया है। दूसरा पॉइंट गौर से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो। मेरे 3 अकाउंट है जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, एक मेरे नाम पे, दूसरा मेरी बीवी के नाम पे, तीसरा मेरी बहन के नाम पे, तीनों में पैन तो मेरा ही है, ठीक है। तो सर अगर तीनों में पैन आपका ही तो आपका ही हुआ ना, लीगली तो मेरा ही हुआ, नाम अलग है सिर्फ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मेरी बीवी बोल रही मेरे को भी खेलने का ऑनलाइन गेम, मैं बोला खेल तू भी, ठीक है, मैं अपना ही पैन डाल दिया, फिर मेरे पैन पे ही खेल चल। मेरी बहन बोल रही मेरे को भी ऑनलाइन गेम खेलना है, तू भी खेल। अब तीनों मेरा, ये गौर से सुनना। अब एक यूजर अकाउंट से मैंने 5,000 रुपया दूसरे यूजर अकाउंट में ट्रांसफर किया, गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, एक यूजर अकाउंट से दोनों मेरे ही है, दोनों मेरे ही है, तो क्या उसको विड्रॉल और डिपॉजिट बोलते बैठू? हाँ, विड्रॉल और डिपॉजिट बोलू, कॉमन सेंस से बोलो, लॉजिकली, तो वो विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं माने जाएंगे, चेक करो, पढ़ो, उसको कुछ मत, उसको नलीफाई हो गया, वो सेम टू सेम अकाउंट है ना, वो तो क्या हो जाएगा, दोनों में जब मार्च करोगे तो वैसे भी वो नलीफाई हो जाएगा, यस, वो सब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, वो विनिंग इन काइंड वाला जो भाषण बोल रहा था वो पढ़ो, देखो डेंजरस लाइन जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन किया, whenever there is a payment to the user in what kind or in cash or partly in kind partly in cash which is not from the user account which is, देखो फिर से गौर करना सेंटेंस पे, अगर यूजर अकाउंट में कैश था, उससे पैसे से गाड़ी खरीद के दिया, तो उसको क्या ट्रीट करोगे आप, वो एक विनिंग इन कैश जैसा ही माना जाएगा, टीडीएस काटना पड़ेगा, तब इंश्योर वेंश्योर नहीं चलेगा, काटो फिर, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल अप्लाई, गौर से सुनना कितने डेंजरस वर्ड्स में लिखते लोग, टू कैलकुलेट द नेट विनिंग्स, टू कैलकुलेट द, कैसे विनिंग कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर मैंने प्रणव को गाड़ी दे दिया तो, डायरेक्ट गाड़ी दे रहा हूं 1.5 करोड़ की, by deeming that the money equivalent to such payment has been deposited as taxable deposit, क्या डीम करने का उसको, टैक्सेबल डिपॉजिट के तौर पे वो डिपॉजिट किया, and the equal amount has been withdrawn from the user account at the same time and the same shall be taken in what, in A, दिख रहा है क्या बेटा आपको, तो उसको टैक्सेबल डिपॉजिट डीम करो, टैक्सेबल डिपॉजिट डीम करने का क्या नुकसान होगा आपको, आप उसको माइनस नहीं कर पाओगे फॉर्मूले में से, करेक्ट, और ए में उसको इंक्लूड कर दो, ठीक है। इन शॉर्ट हमको टैक्स लेना है और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर बोनस, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है, बोनस अगर आप किसके लिए प्ले कर यूज कर रहे हो, खेलने के लिए, तो फिर वो विड्रॉल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आर यू क्लियर? लेकिन अगर बाद में कुछ समय बाद वो ऑनलाइन गेम वाला बोलता है अब विड्रॉ कर सकता है, अब विड्रॉ
तो फिर वो विड्रॉल को आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। आर यू क्लियर, प्लीज बोलिए। हाँ, अब यहां पर जाकर आपका एक्चुअली में सर्कुलर खत्म हो जाता है। उसके बाद सीबीडीटी ने अपने एक सेपरेट एफएक्यूज दिए, ठीक है, जिसमें से कुछ एफएक्यूज हमने अपने डिस्कशन में कवर किए, कुछ नहीं भी कवर किए, मैं सब आपको बता देता हूं। जैसे पहला वाला ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसको इन्होंने रिपीट किया और फॉर्मूला भी पूरा का पूरा इन्होंने रिपीट किया, नीचे आप देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला एफएक्यू पे आता हूं मैं, ये तो फालतू एफएक्यू है, मतलब क्यों डाला, सोचने सोचा, ऐसा सोचता भी कौन है दुनिया में। एक आदमी की सोच ऐसी हो सकती है, सीबीडीटी ऐसा बोलती है। देखो किसी ने सवाल नहीं पूछा हमसे, ये खुद ही सवाल अपने आप से पूछते हैं और खुद ही जवाब देते हैं, ठीक है, कोई सवाल नहीं पूछता हमसे, क्योंकि कोई पढ़ता ही नहीं है, इतना जल्दी प्रोविजन आता है, जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तब सोचते हैं सब लोग। अब सवाल ये उठ रहा है यहां पर कि एक आदमी ने अपना, देखो ना ये सोच, देखो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, बिना क्वेश्चन पढ़े जवाब दो। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूं। मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, क्या किया, लोन लेकर मैंने अगर डिपॉजिट किया तो उसको क्या मानेंगे, टैक्सेबल डिपॉजिट के नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट। सीबीडीटी बोलती है कि लोगों के दिमाग में डाउट आएगा, जो लोन लिया है उस पर थोड़ी टैक्स भरा था कभी। हाँ मैं वही पूछ रहा हूं ना मैडम आपसे, सवाल सुनो पहले सब लोग। हाँ, मैंने अपना, तुम्हारे से जो पैसा कमा रहा हूं वो पैसा नहीं डाला मैंने ड्रीम 11 में, तुम्हारे से जो पैसा कमा रहा हूं वो तो मेरा टैक्सेबल पैसा है ना बेटा, बोलो ना यार, उस पर तो मैंने टैक्स भरा है ना। अरे आर यू क्लियर और नॉट यार। लेकिन बैंक से लोन लेकर, पहले तो ऐसे लोग कौन होते, कहां मिलते हैं ऐसे दुनिया में लोग जो ड्रीम 11 में पैसा लगाने के लिए पहले लोन लेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए लोन ले रहा है तो मेरे समझ में आता है, फिर बाद में कहीं दूसरे बिजनेस में लगाने के लिए, ठीक है, कुछ अलग ही किस्म के लोग हैं जो क्रिप्टो में भी, चलो समझ में आता है, लोन लेके क्रिप्टो में लगाया, ड्रीम 11 में लगा रहा है लोन लेके, ठीक है भाई, हो सकता है, लगा सकते हैं, सीबीडीटी का सोच है, मिला होगा उनको कोई ऐसे लोग, इसलिए भी दिया उन्होंने एफएक्यू। तो मुझे तुम लोग बताओ, कॉमन सेंस से बोलो, अभी ज्यादा फॉर्मूले के चक्करों में मत पड़ो, लोन लेके मैंने पैसा डिपॉजिट किया, टैक्सेबल डिपॉजिट मानू कि नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मानू, माइनस करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना बोलो, बोलो ना सब लोग, माइनस करने मिलेगा कि नहीं, ए में से मिलेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। चेक करो, सीबीडीटी ने बोला नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है, ठीक है। अरे नहीं तो क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस से सोचो, 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें डाला, ठीक है, फिर विड्रॉ किया तो टैक्स ले रहे लोन लेके पैसा डाला और विड्रॉ किया तो टैक्स लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, माइनस करके मिलना चाहिए ना वो लाख रुपया, यस और नो। वो तो जब स्क्रूटिनी होगी तो पता चलेगा बेटा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट से जब जा रहा है, जब तुम्हारा असेसमेंट खुलेगा ना बेटा, तब ये सब बारीक चीजें पता चलेगी। जब असेसमेंट खुलेगा तब ऑफिसर देखेगा कि तुमने ड्रीम 11 में 10 लाख रुपए डाला, तो वो सोर्स पूछेगा कि नहीं पूछेगा आपको असेसमेंट में, तब आप बोलोगे आपने लोन लिया, तब ये मुद्दा आएगा, ठीक है, बाकी छोटे मोटे के लिए थोड़ी आने वाला है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, बोनस रेफरल के बारे में मैंने जो आपको बताया वही यहां पर इन्होंने भाषण दिया है, ठीक है, अगर इफ इट इज यूज फॉर प्लेइंग द, देन इट शैल बी इग्नोर्ड फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, तो फिर मत लो उसको। लेकिन अगर बाद में वो रिकैरेक्टराइज हो जाता है क्या, एज विड्रॉएबल, बाद में ड्रीम 11 बोलता है आप विड्रॉ कर सकते हो, आप कोई टेंशन नहीं है, जब दिया था तब मना किया था, बाद में उसने देखा रहा तो बहुत पैसा कमा रहा है, चलो इसको थोड़ा सा इंसेंटिव देते, विड्रॉ कर जा, अब विड्रॉ कर सकता हूं, तो फिर उसको टैक्सेबल डिपॉजिट के तौर पे लेकर उसको टैक्स भरना पड़ेगा। आर यू क्लियर, बोलो प्लीज। और ये सारी चीजें भी मैंने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में डिस्कस कर ली है, जो नहीं डिस्कस करी वो मैं बताता हूं आपको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा, देखो 1-1 करोड़ लोग कमा रहे, 1-1 करोड़ लोग, सुनो गौर से सुनना मेरी बात सुनना, 1-1 करोड़ लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। अगर आप आईपीएल वाईपीएल में ड्रीम 11 में देखोगे ना, तो 25 लाख लोग, 30 लाख लोग एक टाइम में पैसा लगाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब क्या सबका टीडीएस काटते बैठू, कोई 50 रुपया जीता, कोई 100 रुपया जीता, कोई 200 रुपया जीता, कोई 70 रुपया जीता, कोई 5 रुपया जीता, कोई 10, उसमें 40 रुपया भी मीनिंग होती है कोई कोई गेम की, किसी किसी गेम की 10 रुपया भी होती है। और इस सेक्शन में गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड बोलो ना जरा सब लोग मुंह खोल के, नहीं रखा है, तो टीडीएस काटते बैठोगे, 10 रुपए वाले का भी टीडीएस काटोगे, 50 रुपए वाले का भी काटोगे, 100 रुपए वाले का भी काटोगे, फिर भी ऐसा क्या बोलो यार, ये लेक्चर यूट्यूब पे जाना है तो बोलता मैं सही में ठीक है, इधर देखो, इन्होंने देखो ना कंप्लायंस कम करने के लिए बोला है 100 रुपए तक रीनिंग रहेगा तो टीडीएस नहीं काटने का, ठीक है, कितना रुपए तक, अरे यार 100 रुपया क्या होता है यार, फिर भी एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, ठीक है नहीं पढ़ लेता हूं। देयर आर, क्वेश्चन तो ऐसे रेज किया जैसे बहुत बड़ी रिलीफ देने वाले, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गेमर्स हु गेमर्स हु प्ले विथ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, सही बात है, एंड विड्रॉ आल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट,
डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स अंडर 194BA फॉर ईच इनसिग्निफिकेंट विड्रॉल। कुछ कुछ ऐसे लुखे होते हैं ना भाई कि आज 200 रुपया जीता ना तो आज के आज ही विड्रॉ कर लिया, 200 रुपया रखेगा भी नहीं हो। कल 100 रुपया जीता वापस विड्रॉ कर लिया 100 रुपया, वो भी नहीं रखेगा वॉलेट में। होते हैं भाई, होते हैं ऐसे। तो ऐसा 50 बार विड्रॉ करेगा, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, टीडीएस काटते बैठू मैं उस पर। फिर भी लिमिट बहुत कम रखी है मेरे हिसाब से कम इनको 1000, 2000, 5000 तो रखना चाहिए था यार। And would increase compliance for tax deductor. Can there be relaxation to ease compliance? It is clarified that tax may not be deducted on withdrawal on satisfaction of all the following condition. इसमें भी 50 किस्म की अतरंगी कंडीशन डाल के रखी है। Net winnings comprised in the amount withdrawn does not exceed how much? बोलो 100 रुपीज। अभी जब विड्रॉ कर रहा हूं तब 100, जब जुलाई में विड्रॉ कर रहा हूं पहला विड्रॉल, ठीक है, 100 रुपीज से कम है, 70 रुपया विड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, टीडीएस हंसी आ रही है मेरे को, टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ बाद में और कमाया रहूंगा मैंने, हो सकता है नेट विनिंग मेरी 100 क्रॉस हो जाएगी, तो बोलो ना भाई। हाँ हो सकता है नेट विनिंग 100 क्रॉस हो गई, चेक करो, तो फिर बाद में बोलती है अगले महीने काटने का, चेक करो। देखो जो पहले टैक्स नहीं काटा था अगर आगे जाकर बढ़ जाता है तो काटने का। अब देखो कुछ केस में ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, पहले महीने में मैंने 100 रुपया कमाया, कितना 100 रुपया कमाया, मैंने विड्रॉ कर लिया, टीडीएस कटेगा मेरा? जल्दी बोलो ना रे, क्योंकि मेरा पहला विड्रॉल 100 रुपए का नहीं कटेगा, ठीक है। अब दूसरे में मैंने 20 रुपया कमाया, कितना 20 रुपया, अब 20 रुपया विड्रॉ करूंगा तो बेचारा 120 पे 30% कैसे काटेगा बताओ? 120 पे 30% कितना होता है? 36 रुपए कैसे काटेगा 20 में से? तो देखो वो उसको अपने जेब से डालना पड़ेगा, ये नीचे लिखा है वो पॉइंट, वो चेक करो, वो गवर्नमेंट के तुम्हारे लिए 36 रुपया है बेटा, वो 1 करोड़ लोग के लिए कितना होता है? हाँ 36 करोड़ होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत होने वाली है, ये सब के लिए इतनी बड़ी कंपनीज है ना, तो इनके पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है सब, इनको इतना कोई एफर्ट डालने की जरूरत है, एक एक प्रैक्टिकली तो कर नहीं सकते हो आप। हाँ वो एक लिमिट, वो कंपनी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेगी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक डिडक्शन होगा, ये मैनुअली तो कर नहीं सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो ना इनसफिशिएंट और सफिशिएंट टू डिस्चार्ज, वो भरना पड़ेगा डिफरेंस, डिडक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि साले ने पहले 100 रुपया विड्रॉ कर लिया, बाद में मेरे लिए सिर्फ 5 रुपया छोड़ा टीडीएस काटने के लिए, तो मैं कैसे काटूंगा टीडीएस 5 रुपए में से? तो उसको भरना पड़ेगा। आर यू क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी पढ़ा था, मैं आपको वापस से पढ़ा देता हूं, ये कहां पर आया था, सेम एज 194R। विनिंग इन काइंड जब मैं आपको दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं ना मैं आपको, करेक्ट, मर्सिडीज, अमित कुमार प्रणवपुरी, हाँ, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? 1.5 करोड़ तो बोल दिया मुंह खोल के मैंने, राइट? नहीं नहीं नहीं, एफएमपी नहीं, ये सेम 194R में भी सेम था, जाके चेक करना। अगर 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 ऑनलाइन गेम वाले ने उसको परचेस किया है, क्या किया है, तो जितने में परचेस किया है वो परचेस प्राइस, ठीक है, चेक करो पॉइंट नंबर 1, इज इट क्लियर? अच्छा, हो सकता है कि वो ऑनलाइन गेमर खुद मैन्युफैक्चरर भी है, उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकाल के उसको दे दिया, ठीक है, हो सकता है ना, तो फिर वो जितना कस्टमर को चार्ज करता है उतना, ये सेम 194R में भी था, चेक करना, सेम 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 पॉइंट था, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट, हाँ जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि कार के वैल्यू में जीएसटी भी होता है ना, 28% तो जीएसटी होता है कार में, यस बोलिए ना प्लीज, हाँ, तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। आर यू क्लियर? ये भी सेम पॉइंट 194R में था, जाकर चेक करना, वहां पर भी सीबीडीटी का सर्कुलर है। लास्ट वाला पॉइंट, ये एक रिलैक्सेशन है सीबीडीटी की तरफ, जो होना ही चाहिए था, इसके बगैर हमको बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इसमें क्या सवाल पूछा है पता है, सुनो ना, ये सेक्शन कब से आया 194BA का? 1/4/2023। क्या ये सीबीडीटी का सर्कुलर आ गया था 1/4/2023 को, ऐसा काटने का, वैसा काटने का, वैसा काटने का, ऐसा काटने का आ गया था? पहला सब्सिक्वेंट, पहला विड्रॉल, सब्सिक्वेंट विड्रॉल नहीं आया था। तो जिसने अपने हिसाब से काट दिया पहले, उसको क्या पेनल्टी लगाओगे आप? हाँ नहीं लगेगा, चेक करो, पढ़ो, जिसने पहले अगर शॉर्टफॉल हो भी गया है, जिसका अगर पहले कुछ क्या हो गया है, माफी। ये वही दिक्कत है जो हमको आई है, पढ़ाते समय कुछ पता नहीं था हमको क्या होने वाला है, बाद में अभी पढ़ाना पड़ रहा है, तो टैक्स पेयर को भी तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तुम सेक्शन 1 अप्रैल से अप्लाई करा देते हो, ठीक है, और सर्कुलर लाते नहीं हो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, सर्कुलर बाद में आया, ठीक है, तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, मतलब जब से सर्कुलर आया उसके बाद से आपको ये फॉलो करना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है। आर यू क्लियर? तो ये कुछ चीजें जो दी गई है ऑनलाइन गेम से रिलेटेड, ठीक है, तो जो भी था इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मैंने सब बता दिया, आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी चेक कर लेना,
वहां से जितना भी था मैंने वो सब कुछ आपको यहां पर करा दिया। अब कुछ और छोटे 2-3 नोटिफिकेशन है, वो भी मैं बता देता हूं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मेरे हिसाब से आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा यही था हमारा, ऑनलाइन गेम्स। लेकिन यहां पर कुछ और नोटिफिकेशंस ऐड हुई है। ये सारी नोटिफिकेशंस आपको लेटेस्ट स्टैट्यूटरी अपडेट के तौर पे दिखेगा। ये आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, ये अभी अभी फरवरी नहीं, जैन या दिसंबर में डाला इंस्टीट्यूट ने, शायद दिसंबर या जैन, मुझे नहीं पता, लेकिन अब भी डाला है। तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स है, वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला, पे अटेंशन प्लीज। अब ये सेक्शन भी आपको पता नहीं होगा, एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 47(7)(ab) करके एक सेक्शन है, ठीक है। 47(7)(ab) के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। अगर उनको आपने सेल किया तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स माफ है, ठीक है। बहुत सारी सिक्योरिटीज नोटिफाइड है। अब उसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज में एडिशन किया है। क्या किया है? एडिशन। एक नोटिफिकेशन लाके सितंबर में नोटिफिकेशन लाया, उसमें एडिशन किया, ये 3 सिक्योरिटी और डाल दिया, चेक करो। सबसे पहले बोला है गवर्नमेंट ने, अगर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज रीट और इनविट, अगर आपने बिजनेस ट्रस्ट का चैप्टर पढ़ा है मेरे साथ तो आपको पता होगा रीट क्या होता है, इनविट क्या होता है, ठीक है। तो रीट और इनविट के अगर यूनिट्स आप बेच रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए माफ है। जो 47(7)(ab) में कवर्ड है, 47(7)(ab) में फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सिर्फ कौन कवर्ड है? नॉन रेसिडेंट, और वो भी जो आईएफएससी के अंदर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या करता है, अपना शेयर्स बेचता है, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं है। मैं अगर बेचूंगा तो मेरे लिए नहीं है, मेरे को टैक्स लगेगा। एक नॉन रेसिडेंट आईएफएससी के अंदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद बेच कर रहा है तो माफी है। दूसरे दोनों के बारे में तो एक्चुअली ऑनेस्टली जो सच्चाई हो बोलूंगा, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली ये स्कीम्स होती क्या है, ठीक है। यूनिट ऑफ अ स्कीम, a scheme of a fund management entity launched under IFSC Authority Fund Management Regulations 2022। 2022 में गवर्नमेंट ने कोई कानून लाया, उसके अंदर कोई यूनिट इशू किया है, वो खरीद बेच करोगे तो उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली यूनिट ऑफ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट आपको पता है नॉन रेसिडेंट में भी है, एग्जाम के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। ये सब पूछने लगे तो फिर हो गया, लिख दो ऊपर, वी इंटेंड टू फेल यू, ऊपर लिख के दिया करो फिर पेपर के, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन पूछोगे, क्योंकि ये मासेस को वैसे भी कुछ काम नहीं आने वाला बेटा, ये सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स को काम आएगा, वो भी जो आईएफएससी के अंदर ट्रेड करते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, सिर्फ उन्हीं के लिए। बाकी जनरल पब्लिक के लिए वैसे भी ये कुछ काम का नहीं है। ऑनलाइन गेम्स वाला वो जनरल पब्लिक के लिए रेलेवेंट था, वो पब्लिक एट लार्ज के लिए रेलेवेंट है, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च अंडर आईएफएससी Regulations 2022 in addition to the securities notified earlier। आपने ऑलरेडी क्लास में पहले कुछ सिक्योरिटीज पढ़ी थी, जाकर चेक करना 47(7)(ab) में कैपिटल गेन्स के चैप्टर में होगा, नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर वाले चैप्टर के एंड में होगा, ठीक है, उधर जाके चेक, उसमें ये एडिशन 3 सरकार ने किया है, ठीक है। अगले 2 अमेंडमेंट शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले 2 शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप अपने टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के चैप्टर में अगर जाओगे ना, तो वहां पर मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, यहां पर देखो, शायद वो नहीं याद होगा, बहुत छोटा सा सेक्शन है। अगर आप अपना टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का चैप्टर अपनी किताब में खोलो, अब भी खोलो, उसके लास्ट पेज पे देखना प्लीज, अगर देख सकते हो तो, बुक 2 में टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का लास्ट पेज। यस, उसमें क्या लिखा है कि अगर एक कंपनी आईएफएससी में है, दूसरी कंपनी भी आईएफएससी में, करेक्ट, पहली कंपनी भी एयरक्राफ्ट लीज करती है, दूसरी कंपनी भी एयरक्राफ्ट लीज करती है, करेक्ट, दोनों आईएफएससी में दोनों एयरक्राफ्ट लीज करते हैं, करेक्ट। अब एक कंपनी दूसरे को क्या दे रही है? डिविडेंड्स। क्या दे रही है? क्या दे रही है, बोलो ना। तो वो डिविडेंड्स लेने वाले के हाथ में माफ है, करेक्ट। तो उस पर टीडीएस भी मत काटो, ये सेक्शन 194 के अंदर नोटिफिकेशन आ गया, समझ आ गया। जब माफ है तो क्यों काट रहे हो टीडीएस जबरदस्ती? आर यू क्लियर? लेकिन टीडीएस नहीं काटने के कुछ कंडीशंस डाले सरकार ने, ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे आंख बंद करके माफ नहीं कर दिया, कुछ कंडीशंस बोले, शलाई से बोलो ना यार। The central government wide notification notified that with effect from 1st September 2023, no tax is required to be deducted under 194 from dividend paid by any unit of an IFSC primarily engaged in the business of leasing of an aircraft to a company being a unit of an IFSC primarily engaged in the business of leasing of an aircraft। लेने वाला भी एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस में, देने वाला भी एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस में, तो लेने वाले के हाथ में डिविडेंड माफ है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। डिविडेंड माफ है, लेकिन उस पर टीडीएस भी नहीं कटेगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अब क्या कंडीशन है? द पेई हैज टू फर्निश एंड वेरीफाइड अ स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन टू द पेयर। पेई को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भाई उसकी इनकम कहां माफ है, जल्दी बोलो बेटा।
1034 बी में मेरी इनकम माफ है भाई, तो मेरे को तुम टीडीएस मत काटो। पेई को ये काम करना है, ये काम कौन करेगा? पेई करेगा। अब पेयर को भी कुछ करना है, ठीक है। The payer would not deduct tax on the payment made or credited to the recipient of such dividend after the date of receipt of copy of the statement cum declaration from the payee and furnish the particulars of all the payment made to the recipient of such dividend on which tax has not been deducted in statement of tax deduction under section 203। अब इसका मतलब क्या है, सुनो। पेयर को दो काम करना है। पेयर को तो जब डिक्लेरेशन मिला उसके बाद टीडीएस नहीं काटने का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्लेरेशन के पहले काटना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? काटना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन दिया उस दिन से रोक दो, ठीक है, उसके बाद मत काटो। आर यू क्लियर? सेकंड, उसने जो भी डिक्लेरेशन दिया, ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन आपने लिया वो आपको सेक्शन 203 के स्टेटमेंट में डालना पड़ेगा। 203 क्या होता है एनीबॉडी? टीडीएस रिटर्न्स। टीडीएस रिटर्न जो भरोगे ना आप क्वार्टरली, उसमें वो मेंशन करना पड़ेगा कि हमने इसका टीडीएस क्यों नहीं काटा है। आर यू क्लियर? उसमें स्पेसिफिक कॉलम आता है इन असेसीज के लिए, ठीक है। सीबीडीटी ने उसको इनकॉर्पोरेट किया, नए चालान, नया जो टीडीएस के फॉर्म्स है उसके अंदर डाला है ये सब कुछ, ठीक है। तो दो काम कर, एक काम पेई को करना है, पेई को एक ही काम करना है, डिक्लेरेशन देना है बस, ठीक है। पेयर को दो काम करना है, ये मेक श्योर करना है कि डिक्लेरेशन के पहले काटना पड़ेगा, डिक्लेरेशन के बाद मत काटो। और एक बार डिक्लेरेशन आ गया तो उसको स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करना कि भाई हमने डिक्लेरेशन लिया था, ठीक है। अब अगला वाला भी एग्जैक्टली सिमिलर है, सिर्फ नेचर ऑफ इनकम बदल जाती है। चेक करो, नेचर ऑफ इनकम बदल जाती है। 80LA करके एक सेक्शन था, अगर आपको याद है तो। हाँ, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन में सबसे एंड में आता है वो, चैप्टर 6 के अंदर। वो आईएफएससी के अंदर जाके यूनिट खोलोगे तो 15-15 साल तक का आपका प्रॉफिट माफ है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी सेम रिलैक्सेशन दिया है, देखो सेम टू सेम, सिर्फ नेचर ऑफ इनकम बदल गई है थोड़ी। लीज रेंटल और सप्लीमेंटल लीज रेंटल, इन सब का मतलब भी मैंने समझाया था क्लास में, आपको जाकर चेक करना। मेड बाय पर्सन बीइंग अ यूनिट ऑफ एन आईएफएससी फॉर लीजिंग अ शिप, सेम टू सेम है। यहां पर भी दो काम करना है, लेसर को एक काम करना है, लेसी को दो काम करना है। चेक करो, वो सेम दो काम है, सेम वर्डिंग्स भी सेम है। लेसर ही डिक्लेरेशन देगा ना भाई, क्योंकि रेंट तो लेसर को मिलने वाला है, करेक्ट, क्योंकि लेसर ही पेई है ना। और लेसर क्या, लेसी क्या है? लेसी पेयर है, करेक्ट। सेम टू सेम पॉइंट है, ठीक है। और एक आखिरी नोटिफिकेशन यहां पर, ये जो है ये सिर्फ एक्सटेंशन है ऑफ प्रोविजन। ये प्रोविजन एक्चुअली पहले भी था, मैंने शायद बोला भी है क्लास में, आई डोंट रिमेंबर मैंने बोला है कि नहीं बोला है, आई डोंट रिमेंबर, तुम ही याद दिलाओ। ये बस एक्सटेंशन है। आपको पता है जो स्पेशल, मैंने शायद बोला था क्लास के अंदर, जो स्पेशल ऑडिट करते हैं उनको, उनके लिए फीस बहुत हाई होती है स्पेशल ऑडिटर की, ठीक है। और वो बेयर कौन करता है? कौन बेयर करता है भाई? 142A के अंदर स्पेशल ऑडिट होता है ना इनकम टैक्स में यार। तो ये देता है ना जब उसको लगता है कि द ऑर्डर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉम्प्लेक्स, वॉल्यूमनेस, डाउट्स अबाउट द करेक्टनेस, याद आ रहा है कि नहीं? तो शायद मैंने तभी बोला था आपको, मुझे याद नहीं आ रहा है, डोंट रिमेंबर, कि उन लोगों की फीस बहुत हाई होती है, कुछ घंटे की 3750 रुपया, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो। और अगर क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंट हो तो 7500 रुपया पर आवर की फीस चार्ज होती है, ठीक है। इतना ज्यादा चार्ज करते हैं। तो अभी आपको पता होगा स्पेशल ऑडिट के सेक्शन में एक अमेंडमेंट आया है कि अब स्पेशल ऑडिट सीए के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटेंट भी उसका क्या करेगा? वैल्यूएशन करेगा। याद है? तो कॉस्ट अकाउंटेंट को भी तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, बताइए। हाँ, तो वो जहां जहां पे सीए था वहां सब जगह कॉस्ट अकाउंटेंट डाल दिया, ठीक है। चेक करो, फीस बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल लोगों की पूरी जिंदगी भर की जो स्टाइपेंड होती है वो 1 घंटे में मिल जाती है, ठीक है। 3750 देते नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ किसके लिए, किसको मिलेगा? वो बॉस को मिलेगा। उसमें से तुमको तुम्हारा वही मिलेगा जो बॉन्डेड लेबर का जो होता है ना, बंधुआ मजदूर को जो मिलता है वही मिलेगा तुमको वही मिलेगा, ठीक है। ये देखो, ये एक है, ये रीट इनवेट वाला मैंने आपको बता दिया, करेक्ट, ठीक है। फिर ये मैंने आपको क्लास में ही करवा दिया था, पता है, अपनी बुक के अंदर भी जाके देखना, महिला सम्मान सर्टिफिकेट करके एक सर्टिफिकेट लाया है भारत सरकार ने, क्लास में अपनी बुक में इंक्लूडेड है वो नोटिफिकेशन मैंने कवर, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, याद है? महिला सम्मान सर्टिफिकेट का मतलब लेडीज लोगों के लिए 7.5% इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ तो अपन ने उस पर चर्चा किया था, याद है कि नहीं याद है? बोलो, किताब में भी लिखा है तुम्हारे। फिर ये 194 ये डिविडेंड वाला है, सब फालतू,
ये भी डिविडेंड वाला फालतू। फिर बाद में यहाँ पर आपका कुछ पैन वैन का अमेंडमेंट है, वो तो क्लास में भी किया था अपन ने ये सब चीज़। ये सब केसेस में 20 लाख या उससे ज़्यादा विड्रॉ करोगे, 20 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करोगे, वो चेक कर लेना। एक अमेंडमेंट था यार, वो कहाँ चला गया यार? पीजीबीपी में एक अमेंडमेंट था। अच्छा, उसे ये इंटर में डाला इन्होंने, फाइनल में नहीं डाला। मैं बताता हूँ तुमको, लेकिन अमेंडमेंट तो अमेंडमेंट होता है, सबके लिए रेलेवेंट है। पीजीबीपी का अमेंडमेंट है वो, ये वाला। सैलरी तो निकल गया, छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी से बच गए तुम। हाँ, ये वाला। अब मैं आपको अपनी बुक खोल के दिखाता हूँ ये अमेंडमेंट यहां से, ठीक है? आप अपनी किताब में उसको ना थोड़ा चेंज कर देना प्लीज। सैलरी में भी भयंकर अमेंडमेंट है, नसीब मानो भगवान की कि वो सब निकल गया सिलेबस से, क्योंकि बहुत चेंजेस आ गए सैलरी में। वो जो तुम पढ़ते थे पहले सी एंटर में, वो रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसका पूरा मैकेनिज्म बदला है उन्होंने। ये अच्छा हो गया ना, निकल गया। अपने अपनी किताब खोलो पीजीबीपी आप लोग, अगर है सामने तो, नहीं है तो बोर्ड पे से देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है? सेक्टर वाइज डिडक्शन में 35D सेक्शन में आना। 35D सेक्शन जैसा अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का सेक्शन है, ठीक है? उसमें मैंने आपको बताया था ये अमेंडमेंट आया था, अब से आपको कोई अप्रूव्ड कंसर्न के पास जाने की जरूरत नहीं है अपने एक्सपेंसेस को अप्रूव कराने के लिए। चेक करो, आपको बस एक स्टेटमेंट भरना है। क्या करना है? एक स्टेटमेंट भरना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में, प्रिस्क्राइब पीरियड में, ठीक है? तो पहले क्या होता था, ये सारे खर्चे देखो, ये खर्चे, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, इंजीनियरिंग सर्विस, ये खर्चा, ये देखो A to C का खर्चा आपको किसी अप्रूव्ड कंसर्न से अप्रूव करवाना पड़ता था। अब सीबीडीटी ने बोला वो सब करवाने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक स्टेटमेंट भर के देने का, ठीक है? तो कब तक देने का वो बोला, हम प्रिस्क्राइब करेंगे, तब अपने को पता नहीं था कब प्रिस्क्राइब करेंगे भाई लोग। अब प्रिस्क्राइब कर दिया उन्होंने, चेक करो, ये पूरा भाषण है पहले, और नीचे प्रिस्क्राइब कर दिया है, वहां पर लिख देना 1 month प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, बस वहां मेंशन कर दो, ठीक है? समझ आया? टैक्स ऑडिट के साथ साथ, ठीक है? बाकी ये सीए इंटर के दूसरे अमेंडमेंट्स ये सब तो अपन ने क्लास में कर ही लिया है, आप सबको पता है। ये सारे एग्जांपल्स देखो, ये सीए इंटर में, सीए फाइनल में तो उन्होंने स्टडी मटेरियल, ये 10 के 10 एग्जांपल अपन ने क्लास में किया है, याद है कि नहीं? यूलिप वाला, एलआईसी वाला, रे नालायको। हाँ, ये सारे एग्जांपल पूरा का पूरा डाला हूं मैंने अपने क्वेश्चन बैंक के अंदर, यस, और क्लास में डिस्कस भी किया, ठीक है? तो दैट्स इट, ये कुछ थे अमेंडमेंट्स जो मुझे बोलने थे। उसमें ऑनलाइन गेम्स ही मेरा मेन टारगेट था आज के लेक्चर का, वो मैंने आपको एड्रेस कर दिया, ठीक है? उसी पे फोकस करना, बाकी सर्कुलर शायद इतने इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है? तो दैट्स इट, रोक देते लेक्चर यहाँ पर। बाकी अभी क्या पेंडिंग है मेरी तरफ से, रिवीजन वीडियोस में डाल ही रहा हूँ अभी मैं, संडे या मंडे तक आपका टीडीएस, पेनल्टी वेनल्टी ये सब का रिवीजन वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है? कैपिटल गेन्स तक हो जाएगा फिर, ठीक है? उसके बाद नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन, फिर एमसीक्यू का वीडियो भी डालूंगा। तुम लोग को मैंने शीट दिया हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चालू करो प्लीज, ठीक है? प्रैक्टिस करना तो चालू करो, जहां से भी करना है, इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन से करना है, या तो मैंने जो शीट दिया वहां से करना है, जैसे भी करना है, लेकिन करना चालू कर दो, ठीक है?